हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का इस न्यू सेशन में स्वागत है। हम लोग इस सेशन में बिहार एसआई के 2008 से 2013 में जो 23 तक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज के हम लोग साइंस का जो प्रीवियस ईयर में बिहार एसआई में पूछे गए क्वेश्चन है, तो साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग इस सेशन को पूरा देखिए और वीडियो अगर लाइक अच्छा लगता है तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। तो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक क्षार का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में किसका इस्तेमाल करते हैं? श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रक क्षार का इस्तेमाल करते हैं। अब ये नियंत्रक क्षार किस चीज़ का बना होता है? तो ये बोरॉन, कैडमियम, सिल्वर, इंडियम की बनी होती है। इसके अलावा जो मंदक है इसका भी इस्तेमाल किया जाता है परमाणु रिएक्टर में, और ये मंदक के तौर पर परमाणु रिएक्टर में क्या तो ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं या फिर भारी जल जिसको D2O बोला जाता है उसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, सोनार का संक्षिप्त रूप क्या है? संक्षिप्तीकरण है। तो सोनार का जब फुल फॉर्म हम निकालेंगे तो इसका क्या फुल फॉर्म होता है? तो ये हो जाएगा इसका डी ऑप्शन, साउंड नेविगेशन और रेंजिंग। ठीक है, तो सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होती है इसकी फुल फॉर्म। तो यहाँ देखिए साउंड है, नेविगेशन है, रेंजिंग है, तो इससे क्या पता चलता है? सोनार का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? इसका इस्तेमाल किया जाता है वस्तुओं का वहाँ पता लगाना जहाँ की ध्वनि तरंग इस्तेमाल करके उसको पता लगाया जा सके, जैसे कि समुद्र में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पानी में कौन सी धातु मिनी माता रोग का कारण बनती है? तो मिनी माता रोग किसकी वजह से होता है? पानी में किस अशुद्धि की वजह से मिनी माता रोग होती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, मरकरी। पारा या मरकरी जब पानी में उपस्थित होता है तो उससे मिनी माता रोग होती है। अच्छा, कुछ और हम लोग ऐसे अशुद्धियाँ देख लेते हैं पानी के अंदर जिसकी वजह से कुछ बीमारियाँ होती है। तो हम लोग देखते हैं सीसा। सीसा से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया होती है। तो लेड से होने वाली बीमारी है जो एनीमिया है। उसके अलावा कैडमियम, कैडमियम से इटाई होती है। इसके अलावा आर्सेनिक की बात करते हैं तो इससे ब्लैक फुट डिजीज होती है और डायरिया भी होती है। उसके अलावा एक और है इसमें नाइट्रेट। तो नाइट्रेट से कौन सी डिजीज होती है? इससे ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ये नाइट्रेट वाली क्वेश्चन भी बिहार एसआई में पूछी हुई है, तो आप लोग इतने का नाम याद रखेंगे। मरकरी से होती है मीना माता, सीसा या लेड से होती है एनीमिया, कैडमियम से होती है इटाई, आर्सेनिक से होती है ब्लैक फुट डिजीज और डायरिया दोनों ही, नाइट्रेट से होती है ब्लू बेबी सिंड्रोम। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को ना तो लाभ होती है और ना ही हानि होती है। तो एक तो लाभान्वित होता है और दूसरा न्यूट्रल रहता है। तो जो न्यूट्रल रहता है, इस तरह के जो पारिस्थितिकी तंत्र में इस तरह के जो आपस में संबंध बनाए जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सहभोजिता। क्या बोला जाता है? सहभोजिता बोलते हैं। इसको इंग्लिश में कमेंसलिज्म बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बाकी ऑप्शन को अगर ध्यान में रखें तो इसका हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। सौहार्दकारिता जिसको हम लोग म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूचुअलिज्म। इसमें क्या होता है? दोनों स्पेसीज जो आपस में संबंधित होते हैं उन दोनों को भी फायदा होता है। इनमें ना कोई किसी को नुकसान होता है और ना ही कोई न्यूट्रल होता है। इनमें दोनों को फायदा होता है। सौहार्दकारिता या म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा होता है। उसके बाद हम बात करते हैं अंतरजातीय परजीविता। क्या है? अंतरजातीय परजीविता या परजीविता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अमेंसलिज्म। इसमें एक को नुकसान होता है और दूसरा न्यूट्रल रहता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से ये था कि एक को फायदा होता है दूसरा न्यूट्रल होता है, तो इसको क्या कहते थे? इसको बोलते थे सहभोजिता, कमेंसलिज्म। लेकिन अगर एक को नुकसान होगा और दूसरा न्यूट्रल रहेगा तो उसको कहेंगे परजीविता या फिर अमेंसलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब क्या है? प्रतिस्पर्धा। तो प्रतिस्पर्धा में क्या होगा? दोनों ही इसमें मतलब कि नुकसान में जाता है। तो अगर दो स्पेसीज आपस में संबंध बना रहे हैं और उनमें दोनों को ही नुकसान में अगर जा रहा है तो वैसे संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा बोलते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं परजीविता। परजीविता में क्या होती है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रीडेशन। इसमें एक को फायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है। परभक्षण या पैराटिसिज्म, इसमें होता है एक को फायदा होता है और दूसरा को नुकसान होता है। तो परजीविता और परभक्षण दोनों में ही एक को फायदा होता है और एक को नुकसान होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है। सौर सेल बनाने में क्या प्रयुक्त किया जाता है? सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे तेज हिमीकरण की विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन का कार्बन, यहाँ पे का नहीं होगा, या होगा। ठीक है,
तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन के या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो इसमें क्या होगा, ये कौन सी विधि होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा स्प्रे फ्रीजिंग। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, स्प्रे फ्रीजिंग। नेक्स्ट है, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या में कौन होता है, तो सबसे ज्यादा संख्या में क्या होता है, उत्पादक होता है, एक ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है, तो अमीनो एसिड इसमें से कौन सा है, ये आपको बताना है। ल्यूसीन, ल्यूसीन एक आवश्यक अमीनो एसिड है। अगर हम लोग अमीनो एसिड के बारे में जाने तो ये टोटल 9 प्रकार की होती है, जिसमें से एक कौन सा है, ल्यूसीन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कोशिका द्रव, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम का क्रम क्या होता है। कोशिका द्रव में कितने राइबोसोम पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में कितने राइबोसोम पाए जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में कितने राइबोसोम पाए जाते हैं। तो कोशिका द्रव में 80 पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में 70 और माइटोकॉन्ड्रिया में 70। कोशिका द्रव में 80, क्लोरोप्लास्ट में 70 और माइटोकॉन्ड्रिया में 70 राइबोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में, यहाँ प्रचुर होगा, ये प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षिया क्या है, तो एलर्जन के प्रति बनने वाली प्रतिरक्षिया कौन है, IgE। क्या है, IgE, इसका फुल फॉर्म होता है इम्यूनोग्लोबुलिन ई, इम्यूनोग्लोबुलिन ई। नेक्स्ट है, कटी जली और कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीव पनपते हैं, तो कटी जली कटी सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीव पनपते हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस कटी जली और कच्ची सतहों पर पनपती है। नेक्स्ट है, तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देता है, किस प्रकाश की किस विधि के वजह से, ये जो तेल लगी हुई अगर कोई पतली सी परत है तो उसमें से जब परावर्तन होता है तो श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने लगता है, तो ये विधि कौन सा होगा, प्रकाश का व्यतिकरण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, प्रकाश के व्यतिकरण से ऐसा होगा। नेक्स्ट है, जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है, यह इंगित करता है कि चावल के पानी में क्या है। आयोडीन घोल को जब चावल के पानी में मिलाते हैं तो उसका कलर चेंज होता है और वो नीला काला रंग का हो जाता है, तो ये किस वजह से नीला काला रंग का हो जाता है, ये आपको बताना है। तो ये उसमें उपस्थित स्टार्च की वजह से हो जाता है, किसकी वजह से, ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च या मांड की वजह से उसका कलर चेंज होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, किरचॉफ का धारा नियम ब्लैंक्स संरक्षण पर आधारित है और जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम ब्लैंक संरक्षण पर है, मतलब कि यहाँ पे दो नियम को पूछा गया है और पूछा गया है कि ये दोनों किस पे आधारित है। तो किरचॉफ का जो धारा नियम है वो आवेश पर आधारित है और उनके जो वोल्टेज का नियम है वो वोल्टेज का नियम ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है। तो किरचॉफ का धारा नियम आवेश पे और वोल्टेज नियम ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है। नेक्स्ट है, दूध में उपस्थित शर्करा, तो दूध में कौन सा शर्करा उपस्थित होता है, ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोज उपस्थित होता है। नेक्स्ट है, एक यहाँ पे देखिए नाभिकीय क्षय दिया गया है और आपको बताना है कि इसमें किस तरह का क्षय आपको प्रदर्शित होते हुए दिख रही है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बीटा अल्फा और गामा, कौन सा हो जाएगा, बीटा अल्फा और गामा। नेक्स्ट है, जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है, हरे आलू में कौन सा जहरीला पदार्थ पाया जाता है ये आपको बताना, ऑप्शन नंबर डी, सोलानाइन हरे रंग के आलू में पाया जाता है जो कि जहरीला होता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 18, संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग परिरक्षण के लिए किया जाता है। तो भोजन जब हम लोग परिरक्षित करते हैं तो उसमें किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सोडियम मेटाबाइसल्फेट, किसका इस्तेमाल करते हैं भोजन संरक्षित करने के लिए, सोडियम मेटाबाइसल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस जिम्मेवार होती है। तो अम्लीय वर्षा की अगर हम बात करते हैं तो दो गैस मुख्य रूप से ज़्यादा जिम्मेवार होती है, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड होती है और दूसरा नाइट्रोजन की ऑक्साइड होती है। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो सल्फर वाला ऑप्शन दिया हुआ है, नाइट्रोजन नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट है,
ब्लैंक्स रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फांस कर रुधिर निस्पंदन के रूप में काम करती है। तो रुधिर के अंदर फिल्टर के तौर पर कौन काम करता है, हम लोग जानते हैं वो क्या होता है, प्लीहा होता है, जिसको हम लोग स्प्लीन बोलते हैं। तो रुधिर के अंदर में प्लीहा और स्प्लीन नामक संरचना पाई जाती है, जिसका काम क्या होता है, तो छन्नी के जैसा काम करता है। ब्लड के अंदर जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं उनको छानने का काम करता है प्लीहा। स्प्लीन क्या होता है, जब किसी वाहित मल का विसर्जन किसी जलाशय में होता है। अगर हम लोग कूड़े करकट को अगर जल में डालेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए वहां उसमें घुली हुई जो ऑक्सीजन होती है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, उसमें घुली हुई ऑक्सीजन जो होती है वो कम होने लगती है। क्या होने लगती है, घुली हुई ऑक्सीजन कम होने लगती है। मतलब कि जल में अगर प्रदूषण ज्यादा होगा तो उसकी ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाएगी, गिरने लगेगी। 22 देखते हैं। यदि किसी अपवर्ती प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान क्या हो जाएगा। मतलब कि अगर विभवांतर आधा कर दिया जाए तो शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, 1/4 हो जाएगा। शक्ति क्या हो जाएगा, विभवांतर आधा होगा तो शक्ति क्या हो जाएगी, इसके डबल 1/4 हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग ब्लैंक्स होगी। तो अगर धारा प्रवाहित करवाएंगे स्प्रिंग से तो क्या होगी, संकुचित होगी। ऑप्शन नंबर बी, संकुचित या संपीड़ित होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। खाद्य श्रृंखला के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है। अगर बहुत सारे खाद्य श्रृंखला आपस में अगर मिल जाए तो जब आपस में मिल जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, एक जाल का निर्माण करेंगे ना, तो इसको क्या बोलेंगे, खाद्य जाल बोलेंगे। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, खाद्य जाल होगा जब बहुत सारे खाद्य श्रृंखला इंटरलॉकिंग पैटर्न को फॉलो करेंगे और बड़ी खाद्य श्रृंखला बनाएंगे तो उसको क्या हम बोलेंगे, खाद्य जाल बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। प्रभावी प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए किस तरह के कीटाणुनाशक का इस्तेमाल में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सोडियम मेटासिलिकेट। कौन सा होगा, सोडियम मेटासिलिकेट। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी होता है। तो थक्का जमाने के लिए कौन सी धातु यहाँ पर पूछ रही है, यहाँ पे प्रोटीन नहीं पूछा जा रहा। तो धातु कौन सा उपयोगी होता है थक्का जमाने के लिए, कैल्शियम उपयोगी होता है। अगर विटामिन की बात करता तो वो कौन होता है, विटामिन के होता। नेक्स्ट है, कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए तो किस चीज में धोना चाहिए। कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को किस चीज में धोना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, KMNO4 से धोना चाहिए। नेक्स्ट है, विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को कहा जाता है। अगर एक ही साथ में अलग अलग देशों में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल जो है एक ही डिजीज से अगर परेशान हो रहे हैं तो इस तरह के सिचुएशन को क्या कहेंगे, महामारी कहेंगे। जैसे कि कोरोना काल में हम लोगों ने देखा था कि अलग अलग कंट्री में हर किसी को एक ही तरह के डिजीज हो रहे थे तो उसको हम लोग क्या, पैंडेमिक, महामारी का नाम दिए थे ना, तो इसको क्या कहेंगे, महामारी कहेंगे। नेक्स्ट, माइकोटॉक्सिन्स उत्पादन होता है। माइकोटॉक्सिन्स किसका उत्पादन होता है, तो ये कवक द्वारा होता है। माइकोटॉक्सिन्स किसके द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, माइकोलॉजी कहा जाता है ना, और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। तो इसके अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं और इससे होने वाली जो बीमारी है वो क्या होता है, माइकोटॉक्सिन्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा किरण धन आवेश कणों से युक्त होता है। तो धन आवेश कणों से युक्त होता है, कौन सा किरण हो जाएगा इसके लिए, धन आवेश किरण किसमें होता है। तो देखिए हम पहले देख लेते हैं अल्फा, बीटा और गामा की प्रकृति होती कैसी है। तो अल्फा जो होता है वो धन आवेशित होता है, ठीक है, बीटा ऋण आवेशित होता है और गामा पे कोई आवेश नहीं होता, गामा के ऊपर कोई आवेश नहीं होता, ये जीरो आवेश वाला होता है। ठीक है, तो धन आवेशित वाला किरण कौन होगा, अल्फा किरण, ऑप्शन सी सही होगा। और दूसरी बात एक और इसके बारे में जान लेते हैं, अगर किसी परमाणु के अंदर से अगर अल्फा निकल जाती है
तो परमाणु संख्या 2 कम हो जाती है और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है। अगर बीटा किरण निकलती है तो परमाणु संख्या में 1 इकाई की वृद्धि हो जाती है और द्रव्यमान संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर गामा किरण निकलती है तो ना ही इसके परमाणु संख्या पे कोई प्रभाव पड़ता है और ना ही इसके द्रव्यमान संख्या पे कोई प्रभाव पड़ता है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन या टूथपेस्ट के रूप में हल्के अपघर्षक के रूप में किया जाता है? मतलब कि टूथपेस्ट के तौर पे या दंत मंजन के तौर पे कैल्शियम के किस यौगिक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का इस्तेमाल करते हैं टूथपेस्ट में। नेक्स्ट है, बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु त्रिज्या r व मुख्य क्वांटम संख्या n में संबंध है। तो बोर ने सिद्धांत जो दिया उसमें पूछा जा रहा है कि परमाणु त्रिज्या और क्वांटम संख्या के बीच कौन सा संबंध है? तो ये दोनों जो है एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, तो ऑप्शन ए सही होगा, r समानुपाती n। नेक्स्ट है, पाश्चुरीकरण की प्रणाली के दौरान किस ताप पर दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है? तो आप लोग लेसन में भी पढ़ते होंगे, पाश्चुरीकरण दो टेम्परेचर पे होता है। एक तो 71.7 डिग्री सेल्सियस पे होता है जिसे 15 सेकंड तक करना होता है ना, और दूसरा आप लोग पढ़ते होंगे 62.8 डिग्री के आसपास होता है जिसको कि 30 मिनट तक गर्म करना पड़ता है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखिए तो इसमें 65 डिग्री इसके नियरेस्ट है ना, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, 65 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर फैक्ट के बारे में देखो तो जो ये 30 मिनट तक पाश्चुराइजेशन होता है इसके लिए एक टेम्परेचर होता है 62.8 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये पाश्चुराइजेशन किया जाता है। ठीक है, कितने के बीच होता है? 62.8 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो इसके बीच का ये एक पैमाना है, इसके बीच में ही पाश्चुराइजेशन होता है 30 मिनट के लिए, और जो 15 सेकेंड के लिए होता है वो होता है 71.7 डिग्री सेल्सियस पे होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कैल्शियम की कमी से बच्चों में कौन सा बीमारी होता है? तो जो कैल्शियम की कमी है उससे बच्चों में रिकेटस होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन, जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है। तो एक तो यहाँ से आप लोग क्वेश्चन से याद रखिए कि ग्लाइकोजन क्या है। तो एक प्राकृतिक बहुलक है जो कि जानवरों के अंदर पाया जाता है। अब ये ग्लाइकोजन क्या है? तो ये एक पॉलीसेकेराइड है। क्या है? पॉलीसेकेराइड, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है, कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है। तो कोशिका झिल्ली के अंदर जो लिपिड पाया जाता है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा लिपिड पाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा, फॉस्फोलिपिड। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है। तीसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन कोणीय संवेग में है जिसमें H इक्वलिटी दिया हुआ आपका वैल्यू 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। तो इसका क्या होगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3.15 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जूल सेकेंड होगा, जूल पर सेकेंड नहीं होगा, जूल सेकेंड होगा। 3.15 मल्टीप्लाई 10⁻⁻30 जूल सेकेंड होगा परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की कोणीय संवेग, जिसका H यहाँ पे दिया हुआ है 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34। नेक्स्ट देखते हैं, सितारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो आकाश में जो तारे हैं वो टिमटिमाते हैं, किस वजह से टिमटिमाते हैं? ये अपवर्तन की वजह से टिमटिमाते हैं ना। अब अपवर्तन की वजह से हम लोग और भी कुछ घटनाएं देख लेते हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। अपवर्तन की वजह से हमें दिखाई देता है सूर्योदय और सूर्यास्त जो हम लोग देखते हैं वो अपवर्तन की वजह से ही हमें अपवर्तन की वजह से ही नजर आती है। उसके बाद से किसी चीज़ के अंदर अगर पानी रखा हुआ है किसी भी बर्तन में, उसमें अगर हम लोग छड़ डालते हैं या कॉइन डालते हैं तो उसकी जो असलियत जो गहराई है वो उससे थोड़ी सी ऊपर उठी हुई कॉइन नज़र आती है और छड़ थोड़ी सी मुड़ी हुई नज़र आती है, बर्तन की पेंदी थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। तो ये सभी किसकी वजह से होता है? प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद भी नजर आना, सूर्य का सूर्योदय के बाद भी नजर आना, तो ये सभी किसकी वजह से होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अब इसके प्रकाश की एक और घटना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसकी वजह से कौन कौन सी घटनाएं देखने को मिलती हैं? तो जैसे हीरा का चमकना, मरुस्थल में मरीचिका का नजर आना, उसके बाद परखनली का चमकना। उसके अलावा इसका उपयोग कहाँ पे होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इस गुण का उपयोग कहाँ पे होता है? तो जो ऑप्टिकल फाइबर अभी इतना न्यूज में रहता है, तो जो ऑप्टिकल फाइबर हम लोग यूज करते हैं उसके अंदर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का ही इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, अधिकांश रोग कारक सूक्ष्म जीव
सूक्ष्मजीवी किस तापमान पर सबसे तेज बढ़ते हैं? तो ये जो सूक्ष्मजीवी हैं, ये सबसे ज़्यादा किस टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं? तो ये ग्रो करते हैं 25 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में, ये सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखिए तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, 37 डिग्री सेल्सियस इसका नियरेस्ट है, इसके बीच में अवेलेबल है 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित करती है? तो ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन, ठीक है ना। अब देखिए ऊर्ध्वपातित होने वाले, सब्लिमेटेड होने वाले कुछ अगर पदार्थों के नाम जाने हम लोग तो कौन सा होगा? वो कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन और आयोडीन, ये जो होते हैं ये ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट है, एक ओम एक वोल्टेज 1 वोल्ट अपॉन वाट के बराबर होता है। तो अगर हम लोग फॉर्मूला जाने तो V = IR हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें V वोल्ट होता है, I आपका करंट होता है, और R क्या होता है? रेसिस्टेंट होता है, जिसे हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, 1 एम्पीयर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय उष्मीकरण के लिए कारण नहीं है? तो मतलब कि इनमें से किसकी वजह से भूमंडलीय उष्मीकरण नहीं होता है? मतलब कि जो हम लोग ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं उसके लिए कौन उत्तरदायी नहीं है इनमें से, या फिर अर्थ जो इतना वार्म हो रहा है इसके लिए कौन इसमें उत्तरदायी नहीं है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अब इसमें कुछ अगर हम फैक्ट देखें तो हम यहाँ पे बात करें भूमंडलीय उष्मा, तो अगर ये उत्तरदायी नहीं है तो कौन कौन सा गैस इसके लिए उत्तरदायी है? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, इसके अलावा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि हम लोग सामान्यतः रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा ओजोन, वाष्प, मीथेन, ज्वालामुखी विस्फोट, वनों की कटाई, खनन, मवेशी पालन, जीवाश्म ईंधन जलाना, तो ये सभी जो है चीज़ों की वजह से भूमंडलीय उष्मा तेज होता है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देख लीजिए उसके संबंधित में कुछ फैक्ट है जो आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। ग्रीन हाउस गैसों के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अंततः भूमंडलीय उष्माकरण के लिए उत्तरदायी होता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबल होता है भूमंडलीय उष्माकरण के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प और ओजोन है जो सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होते हैं इसके लिए। इसके लिए एक और स्लाइड आप देख सकते हैं यहाँ पे। प्रकृति और मानव निर्मित 2 प्रकार के ग्लोबल वार्मिंग के विभिन्न कारण हैं। हाँ, तो ग्लोबल वार्मिंग के 2 कारण हैं। एक तो आपका नेचुरल सोर्स जो पहले से अवेलेबल है, जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट, और एक है जो मानव जनित है, जैसे कि जलावन वगैरह जलाना और CFC का इस्तेमाल करना। तो प्राकृतिक एक ही ग्रीन हाउस गैस जो प्राकृतिक कारणों में अगर देखें तो उसमें कौन हो जाएगा? ग्रीन हाउस गैस के लिए ज्वालामुखी विस्फोट, मीथेन गैस, और उसके अलावा अगर मानव निर्मित में देखें तो उसमें हो जाएगा वनों की कटाई, खनन, मवेशी पालन, जीवाश्म ईंधन जलाना, ये सभी मानव निर्मित कारण होंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? फूल का प्रजनन अंग आपसे पूछा जा रहा है तो यह होगा बाह्य दल, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः ब्लैंक्स ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो मोटर जो है, सामान्यतः हम लोग जब पानी खींचने के लिए मोटर इस्तेमाल करते हैं घर के अंदर, तो मोटर का काम क्या होता है? पानी को खींचना। तो इसमें पहले तो वो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करती है, तो ऊर्जा, तो विद्युत ऊर्जा को ये किस में बदलती है ये आपको बताना है। इसका सी सही होगा, यांत्रिक ऊर्जा में। मोटर क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और जनरेटर क्या करती है? ये जनरेटर का काम होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए लुसेंट का ये पेज है जिसके अंदर ये एक स्लाइड दिया हुआ था जिसमें विभिन्न यंत्रों का उपयोग दिया हुआ, किसका किसमें रूपांतरण होता है, तो एक बार आप लोग देख लीजिए। डायनेमोमीटर का क्या काम होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। मोमबत्ती क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। माइक्रोफोन क्या करती है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलती है। सोलर सेल सोलर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलती है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलती है। इस स्लाइड को आप लोग 1-2 बार और सुन ले ताकि ये सभी जो यंत्र है और बाकी जो क्वेश्चन आप लोग को नहीं आता वो दोबारा आप लोग सुनेंगे तो बहुत सारी चीज़ें याद होने लगेंगी। नेक्स्ट है, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक जिसको हम लोग अपवर्तनांक बोलते हैं, अपवर्तक सूचकांक या अपवर्तनांक हीरे का कितना होता है? ये होता है 2.42। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन किस रंग के लिए कम होगा? सबसे
डी इसका सही होगा। लाल रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और सबसे ज़्यादा किसके लिए होगा? बैंगनी रंग के लिए होगा। ठीक है, हमेशा प्रकाश का प्रकीर्णन और तरंग दैर्ध्य एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जिसका अगर तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है उसका प्रकीर्णन कम होगा और जिसका प्रकीर्णन ज़्यादा है उसका तरंग दैर्ध्य कम होगा। तो लाल रंग के प्रकाश की बात करते हैं, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है। बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है बैंगनी रंग का और सबसे तरंग दैर्ध्य इसका सबसे कम होता है। नेक्स्ट है, जब गर्म पानी के सोते हॉट स्प्रिंग की बात हो रही है का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार का ऊर्जा उत्पन्न कहलाता है। तो जब हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल करके विद्युत उत्पन्न करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऑप्शन सी भू उष्मीय ऊर्जा। क्या कहते हैं? भू उष्मीय ऊर्जा। हॉट स्प्रिंग से विद्युत इस्तेमाल करने की विधि को बोलते हैं भू उष्मीय ऊर्जा बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो मादा प्रजनन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन सा नहीं आता है ये आपसे पूछा था। ऑप्शन सी नहीं आता, शुक्रवाहिका। नेक्स्ट है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करती है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं? इस प्रभाव को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। आप लोग पढ़ते हैं कि प्रकाश इस तरह से आई, यहाँ पे कोई माध्यम है और इसके बाद से इसकी दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। अब ये क्या सघन या विरल होगी इस पर डिपेंड करता है। अगर सघन होगी तो ऐसा जाएगा, विरल होगी तो इधर की तरफ जाएगा। तो इस तरह की विधि इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। अब प्रकाश की कुछ क्वालिटी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो प्रकाश के अपवर्तन, परावर्तन जिसको हम लोग स्कैटरिंग कहते हैं, इसकी वजह से क्या होता है? प्रकाश का जो जिस माध्यम से गुजरती है उस माध्यम में धूल और छोटे छोटे बहुत सारे कण होते हैं। इससे टकराकर प्रकाश अलग अलग दिशाओं में जब प्रसारित हो जाती है, अलग अलग दिशाओं में गमन करने लगती है तो इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, अब प्रकाश का विवर्तन एक होता है जिसे हम लोग डिफ्रैक्शन बोलते हैं। इस विवर्तन की वजह से क्या होती है? प्रकाश जब जिस माध्यम में जाती है तो हम लोग जानते हैं सीधी माध्यम में जाती है, लेकिन अगर कोई अवरोध इसके माध्यम में आ जाता है तो थोड़ा सा तिरछा ये मुड़ जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। नेक्स्ट है, आहार नली के सबसे बाहरी परत कहलाती है। आहार नली की बाहरी परत क्या कहलाती है? सिरोसा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आहार नली की बाहरी परत क्या कहलाती है? सिरोसा कहलाती है। क्या कहलाती है? सिरोसा कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है? तो ऑक्सीजन रहित, यहाँ पे सहित नहीं बोला, मतलब कि बिना ऑक्सीजन वाले रक्त को ले जाने वाली धमनी को क्या बोलते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, फुफ्फुस धमनी। अगर ऑक्सीजन वाली धमनी को ऑक्सीजन सहित अगर ले जाना होता है तो उसके लिए क्या हो जाता है? उसके लिए सीरा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है? मीन मतलब होता है मछली, मत्स्य। तो कौन मीन वर्ग से संबंधित है? पहले तो देख रहे तो हो वेल क्या है? तो वेल तो हम लोग जानते हैं कि मैमल्स होता है, स्तनी होता है, तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद से बात करते हैं सिल्वर मछली, तारा मछली और सार्क। तो सार एक मछली है, तारा मछली और सिल्वर मछली मछली नहीं है। इसके अलावा और हम अगर बात करते हैं तो सी हॉर्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा, समुद्री घोड़ा। ये सी हॉर्स नाम ऐसे इसका सी हॉर्स है, लेकिन ये एक मछली होता है। ठीक है, और कुछ ऐसे समुद्री जानवर हैं, जीव हैं, जिनका नाम तो मछली के जैसा होता है लेकिन वो मछली नहीं होते। इनमें कौन कौन सा होता है? एक तो ये तारा मछली जिसको हम लोग स्टारफिश बोलते हैं, उसका सिल्वर मछली। इसके अलावा बात करते हैं तो जेली फिश, कैटल फिश, ये सभी फिश के जैसे हैं लेकिन ये फिश नहीं होते हैं, समुद्री जीव होते हैं दूसरे। ठीक है, नेक्स्ट है, लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होती है? लघु परिपथ होगा तो परिपथ में विद्युत धारा कैसे होगी ये आपको बताना है। ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, मनुष्य के शरीर के किस अंग या ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से निकलती है? ये पीयूष ग्रंथि से निकलती है। ठीक, नेक्स्ट है, विद्युत विभवांतर एसआई इकाई है। विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है ये आपको बताना है। ये डी होगा, वोल्ट। ठीक है, इसके साथ ही हम कुछ और भी इकाइयों को देख लेते हैं जो अलग अलग संबंधित होते हैं। तो आवेश का इकाई क्या होता है? कूलम्ब होता है। ठीक है, धारा का इकाई एम्पियर होता है, दाब का पास्कल, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का टेस्ला, शुद्ध स्वर की तीव्रता का फॉन, PHON फॉन होता है शुद्ध स्वर की तीव्रता का, तरंग दैर्ध्य का होता है एंगस्ट्रम, प्रतिरोध का ओम,
चालकता का सीमेन या प्रति ओम दोनों बोला जाता है। आवृत्ति का हर्ट्ज, शक्ति का वाट। उसके बाद से बात करते हैं ऊष्मा का जूल, ऊर्जा का जूल और कार्य का जूल। तो ये सभी मात्रक हैं, आप लोगों को याद रखने, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं ये सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल होती है? तो कमरे के ताप पर तरल होने वाली अधातु कौन सी है? ये अधातु है ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन एकमात्र ऐसा अधातु है जो कि तरल अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूत्रों में कौन सा चूना पत्थर को निरूपित करता है? तो चूना पत्थर के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, ये आप लोग मुझे बताएं इसमें। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, CaCO3। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें जो कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। तो इसमें इथेनॉल कमरे के ताप पर तरल होता है, सही है। देखिए इसमें इथेनॉल के बारे में तथ्य दिया हुआ, तो इसको आप लोग जरूर नोट्स में ऐड कर ले अगर ये आप लोग के पास अवेलेबल नहीं होगा तो। इथेनॉल कमरे के ताप पर कैसा होता है? तरल होता है, मतलब कि द्रव्य अवस्था में होता है। इथेनॉल को सामान्यतः एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? इथेनॉल को एल्कोहल कहते हैं। इथेनॉल टिंचर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है, टिंचर आयोडीन में इसका इस्तेमाल होता है। इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, नहीं ये गलत दिया हम, इथेनॉल पानी में घुल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 16। वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं जनित्र। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचना जिन्हें ब्लैंक्स कहा जाता है, श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करते हैं। तो जब हम लोग श्वसन लेते हैं तो उसमें गैसीय आदान प्रदान का काम करता है। तो ये कौन सी संरचना है मानव शरीर के अंदर में? ये है एल्विओलाई। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, एल्विओलाई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। ब्रेड मोल्ड या राइजोपस में जनन होता है। ब्रेड मोल्ड या राइजोपस में जनन होता है, ये कैसा जनन होता है? 62 का सी हो जाएगा इसका। बीजाणु गठन द्वारा। किसके द्वारा होता है? बीजाणु गठन के द्वारा जनन होता है इसमें। नेक्स्ट है, ब्लैंक्स के सदस्यों को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं। हरी शैवाल किसके सदस्यों को बोलते हैं? इसका ऑप्शन बी होगा, क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी जो होता है इसके सदस्य को हरित शैवाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो ऊष्मा की इकाई कौन सी नहीं है? ये फोन है। थोड़ा देर पहले बताए थे फोन किसकी इकाई होती है? शुद्ध ध्वनि की जो तीव्रता मापी जाती है, ध्वनि की तीव्रता फोन से मापी जाती है। तो यहाँ पे ऊष्मा की इकाई नहीं पूछ रहा, तो फोन नहीं होगी। कैलोरी ऊष्मा की इकाई होती है, जूल होती है, BTU होती है, ये सभी ऊष्मा की इकाई होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं? ये हम लोग कर ली है अभी। अब नेक्स्ट देखते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच कितनी होती है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच आपसे पूछा जा रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 10.5 होता है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है MgOH2 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की फॉर्मूला होती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है वो क्षारीय अकार्बनिक रसायन होता है। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पे कुछ रासायनिक चीज़ें यहाँ पे दी हुई है फॉर्मूला, उनका हम लोग नाम जानते हैं और उनका उपयोग कहाँ पे होता है ये एक बार देख लेते हैं। लूसेंट के अंदर से लिया हुआ है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे फिटकिरी, जिसे पोटास एलम बोला जाता है, इसका फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 होल 3 24H2। फिटकिरी को क्या बोलते हैं? पोटास एलम बोलते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है? K2SO4 Al2SO4 होल 3 24H2O होता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल होता है जल को शुद्ध करने के लिए और कपड़े की रंगाई में, चमड़े का उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट अगर इसमें हम लोग देखें तो देखेंगे मरकरी। ठीक है, मरकरी के इस्तेमाल और थर्मामीटर में करते हैं, सिंदूर में और अमलगम बनाने में करते हैं। दो चीज़ याद रखनी है, एक तो थर्मामीटर, दूसरा अमलगम बनाने में मरकरी का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट देखते हैं जिंक सल्फेट, जिसे उजला थोथा हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, व्हाइट विट्रोल बोलते हैं। जिंक सल्फेट उजला थोथा या व्हाइट विट्रोल, इसका फॉर्मूला होता है ZnSO4 7H2O। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CA, यहाँ ब्लीचिंग पाउडर 35 नंबर पे ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, इसका इस्तेमाल होता है विरंजन के तौर पे, इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है 36 नंबर, इसमें देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 होल 2 H2O या फिर CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको क्या बोलता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट।
प्लास्टर ऑफ पेरिस को किस नाम से जानते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट नाम से जानते हैं। और इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? मूर्ति बनाने में, शल्य चिकित्सा में, छतों और दीवारों की चिकनाई करने में, यहाँ पे इनका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3। कुछ समय पहले हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा भी था कैल्शियम कार्बोनेट को। तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? चूना बनाने में, टूथपेस्ट में, यही क्वेश्चन पूछा हुआ था ना, टूथपेस्ट में, दंतमंजन बनाने में, सीमेंट उद्योग में, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो स्वाद वाले चीज़ों में इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम सल्फेट का इस्तेमाल होता है, जिप्सम का। अमोनियम सल्फेट बनाने में, सीमेंट के उद्योग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका। यहाँ पे है कॉपर सल्फेट, जिसको हम लोग नीला थोथा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट को नीला थोथा। इसका फॉर्मूला होता है CuSO4 5H2O। ठीक है, बस इसमें यह फॉर्मूला ही आप लोग ध्यान में रखिए और ज़्यादा कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें सोडियम सल्फेट या ग्लोबल लवण, सोडियम सल्फेट या ग्लोबल लवण, जिसका फॉर्मूला होता है Na2SO4 10H2O। सोडियम सल्फेट को क्या बोलते हैं? ग्लोबल लवण बोलते हैं। फॉर्मूला होती है इसकी Na2SO4 10H2O। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे खाने का सोडा बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। तीसरा होता है सोडियम कार्बोनेट या धुआं सोडा, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट या धुआं सोडा का फॉर्मूला क्या है? Na2CO3। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, इतने का रिवीजन कर लीजिएगा बार बार। एक और इसमें है, उसको भी देख लीजिए। पोटेशियम परमैंगनेट, इसका फॉर्मूला होता है KMnO4। इसका इस्तेमाल करते हैं, लाल दवा के नाम से इसको जाना जाता है, और जल को कीटाणु रहित बनाने में पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब वापस से अपने क्वेश्चन वाले पैटर्न पे आते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? तो समरूपी अंग का उदाहरण कौन सा नहीं है? बंदर के हाथ। ये समरूपी अंग मतलब कि वैसे अंग जो कि समान रूप से नहीं दिखते हैं, तो वो बंदर के हाथ है। ठीक है, नेक्स्ट होगा कौन सा यंत्रण तरल पदार्थों, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं? हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हुआ। कौन सा इस्तेमाल होता है? हाइड्रोमीटर इस्तेमाल होता है। अब देखिए ये लूसेंट के अंदर दिया हुआ है कि किस यंत्र का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, तो आप लोग एक बार इसको यहाँ देख लीजिए। अमीटर, अमीटर का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? तो विद्युत धारा मापने में अमीटर का इस्तेमाल होता है। 4 है इसमें दिया हुआ, पॉइंट नंबर 4। अमीटर का इस्तेमाल विद्युत धारा मापने में होता है। ऑडियोमीटर का इस्तेमाल होता है ध्वनि की तीव्रता मापने में। ऑडियो फोन का इस्तेमाल होता है सुनने में सहायता करने के लिए कान में लगाया जाता है। तो ऑडियो फोन कान में लगा के सुनने में जो सहायक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं वो ऑडियो फोन है। ध्वनि की तीव्रता नापने में ऑडियोमीटर, और विद्युत धारा नापने में किसका इस्तेमाल करते हैं? अमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए हम लोग बात करते हैं बैरोमीटर की। तो बैरोमीटर का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो वायु दाब मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर का इस्तेमाल वायु दाब मापने के लिए किया जाता है। उसके बाद देखते हैं कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तांबे का बना होता है, इसका इस्तेमाल होता है ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने में होता है। अब कार्डियोग्राम की बात करते हैं। कार्डियोग्राम का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो देखिए कार्डियोग्राफी बोला जाता है हृदय से संबंधित जो स्टडी होती है, तो उससे रिलेटेड होता है कार्डियोग्राफी। तो कार्डियोग्राम का इस्तेमाल कहाँ पे होगा? हृदय गति की जांच करने के लिए होता है इसका इस्तेमाल। दूसरा है सिनेमाटोग्राफ। सिनेमाटोग्राफ का इस्तेमाल क्या करते हैं? छोटी छोटी फिल्मों को बड़े पर्दे पर दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। मतलब फिल्म से रिलेटेड है सिनेमाटोग्राफ, ये याद रखिएगा यहाँ से। नेक्स्ट है डायनेमोमीटर। डायनेमोमीटर का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? तो ये इंजन के द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने में। तो कोई भी अगर यंत्र हो उसमें जो इंजन शक्ति उत्पन्न करती है उसको मापने के लिए डायनेमोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है एपिडास्कोप। एपिडोस्कोप का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? इसका उपयोग चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए किया जाता है। तो जो भी चित्र है उसको अगर पर्दे पर दिखाना हो तो उसके लिए कौन सा इस्तेमाल करते हैं? एपिडास्कोप इस्तेमाल करते हैं। अब है फैदोमीटर। फैदोमीटर का इस्तेमाल कहाँ होता है? समुद्र की जो गहराई है उसको मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है फैदोमीटर का। नेक्स्ट देखते हैं इसमें
हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है द्रव्य की अपेक्षिक घनत्व मापने में। तो द्रव्य को के अपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोफोन का इस्तेमाल होता है पानी के अंदर ध्वनि तरंग की को नापने के लिए। तो पानी के अंदर अगर ध्वनि तरंग है तो उसको नापेंगे हाइड्रोफोन से, और पानी की जो अपेक्षिक घनत्व है वो मापेंगे हाइड्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर से क्या मांगेंगे, तो वायुमंडल में जो आर्द्रता होती है उसको हाइग्रोमीटर से नापते हैं। तो तीनों का नाम काफी मिलता जुलता है, तो तीनों को एक साथ देखिएगा 2-3 बार तो आपको ध्यान में आ जाएगा लगभग चीजें। नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप क्या होता है, तो हम लोग बचपन से ही सुनते आते हैं माइक्रोस्कोप है तो छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाने का इसका काम होता है। ऑडोमीटर का क्या काम होता है, तो ये पहियों वाली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को नापने में, देखते हैं ना बाइक वगैरह में लगी रहती है आगे में जो दिखाती है कितने किलोमीटर बाइक अभी तक चली हुई है, तो वो ऑडोमीटर है। तो पहिए वाली जो भी गाड़ी है उसके अंदर डिस्टेंस को मापने के लिए ये ऑडोमीटर लगाई जाती है, तो दूरी को मापने के लिए गाड़ी के अंदर। पेरिस्कोप, पेरिस्कोप का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो पानी में डूबे हुए को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई देने के लिए पनडुब्बी के अंदर लगाया जाता है पेरिस्कोप। जो पानी के अंदर है उनको बाहर के दृश्य उसकी वजह से दिखाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इधर कहाँ है, इस वाले स्लाइड में देख लेते हैं। ये हो गया साइटोट्रोन। साइटोट्रोन का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, तो कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए काम होता है। तो कृत्रिम मौसम जब उत्पन्न करना होगा तो इसके किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, साइटोट्रोन। 51 था ये। 52 नंबर पे है रडार। रडार का इस्तेमाल कहाँ होता है, अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयान के संसूचन और उनकी स्थिति ज्ञात करने के लिए। तो अंतरिक्ष में जो वायुयान आते जाते रहते हैं ना उनकी स्थिति पता करने के लिए रडार का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 57 नंबर पे है सिस्मोग्राफी। सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो भूकंप का पता लगाने के लिए सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल करती है। 57 नंबर पे दिया हुआ है, सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं भूकंप का पता लगाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्पीडोमीटर। 61 नंबर पे दिया हुआ है स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर का इस्तेमाल क्या करते हैं, गति को प्रदर्शित करने वाला उपकरण है जिसको कार ट्रक आदि वाहनों में लगाया जाता है। तो गति को दिखाने के लिए स्पीडोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टेलीस्कोप। 68 नंबर पे है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप इस उपकरण की सहायता से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जाता है। टेलीस्कोप की सहायता से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। 73 नंबर पे है होवरक्राफ्ट। होवरक्राफ्ट का क्या यूज होता है, तो एक वाहन जो वायु की मोटी गद्दी पर चलता है। यह साधारणतः भूमि, दलदली, बर्फीले मैदानों, रेगिस्तान पर तीव्र गति से भाग सकता है। तो मतलब होवरक्राफ्ट एक वाहन है जो कि दलदली जगहों पे चलाया जाता है। तो ये स्लाइड आप लोग एक दो बार और सुन लीजिएगा ताकि ये चीजें अच्छे से याद हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन पे वापस आते हैं और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित करते हैं। तो पौधे के द्वारा नाइट्रेट, मिट्टी के नाइट्रेट को अवशोषित करके उसको क्या चीज में परिवर्तित किया जाता है, ये प्रोटीन में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, यही करेक्ट आंसर होगा, प्रोटीन ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है हवा में परागन को कहते हैं। हवा में जो परागन होता है उसको वायु परागन बोलते हैं। नेक्स्ट है जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है। तो ऐसा क्या है जिसमें पानी भी आपका प्यूरिफाई हो जाती है और सूक्ष्म जीव भी नष्ट नहीं हो पाता है, तो ये ऑप्शन बी निस्यंदन। ठीक है, निस्यंदन मतलब सिंपल समझ सकते हैं छानना उसको। तो जब हम छानेंगे तो उससे इम्प्योरिटी तो निकल जाएगी लेकिन उसके अंदर जो सूक्ष्म जीव प्रेजेंट है वो उनका नाश नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है कीटवंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है। तो कीट वगैरह काट ले, जैसे कि मच्छर काट लिया या फिर इस तरह के जो कीड़े वगैरह, अक्सर दिवाली के टाइम में आप देखो कितने सारे कीड़े गिरते हैं और वो काटते भी हैं, कितनी खुजलियाँ होती हैं। गर्मी के टाइम में तो इस तरह के जो कीड़े काटते हैं तो उससे खुजली होती है। ये किस कारण से होता है, उनके अंदर ऐसे क्या पाए जाते हैं जिसकी वजह से इस तरह की खुजली होती है, तो ये हो जाएगी फॉर्मिक एसिड। क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। कीटों में फॉर्मिक एसिड पाए जाते हैं जिसकी वजह से इचिंग होने लगता है उनके काटने के बाद। अब देखिए यहाँ पे रूसिन के अंदर कुछ अम्ल के प्रकार दिए हुए हैं और ये किन किन चीज़ों में पाया जाता है वो है, तो एक बार देख लेते हैं इनको हम लोग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए हम लोगों ने इसको यहाँ डिस्कस कर लेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट है देखते हैं सिरका। सिरका जो होता है इसमें क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, अचार के अंदर भी एसिटिक एसिड पाया जाता है। सिरका और अचार के अंदर एसिटिक एसिड, संतरा और नींबू के अंदर सिट्रिक एसिड, इमली और अंगूर के अंदर टार्टेरिक एसिड, टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक एसिड, दूध जो खट्टा दूध होता है उसके अंदर लैक्टिक एसिड, चींटी का डंक या बिच्छू का डंक जो होता है उसके अंदर होता है मेथनोइक एसिड। ठीक है, ये यहाँ से आप लोग याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कुछ और एसिड बच गया तो इस स्लाइड में देख लेते हैं।
खट्टे दूध लैक्टिक अम्ल होता है इसमें। उसके बाद से हम देखते हैं सोडा वाटर या अन्य जो पेय पदार्थ होते हैं, जैसे कि हम लोग कोका कोला समथिंग इस तरह की चीज़ें पीते हैं, तो उसमें जो होता है वो कार्बोनिक एसिड होता है, ठीक है। अंगूर, उसके अंदर टारटेरिक एसिड होता है। सेब के अंदर मैलिक एसिड होता है। तो इन एसिडों को आप लोग काफ़ी अच्छे से ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, कुछ नहीं में कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? कुछ नहीं में कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण के विरुद्ध है। द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण के विरुद्ध क्या है? कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक होता है? तो पिछले स्लाइड में आप लोगों को बताए थे कि विटामिन के जो होता है वो रक्त का थक्का जमाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो ऊर्जा को स्टोर करके रखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पे देखिए कुछ दी हुई है, ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है चारों में से कौन सा करेक्ट होगा। देखो, संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, बैटरी या संधारित्र, क्या होगा इसमें? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। B, C और D, सॉरी इसका ऑप्शन D सही होगा। यहाँ पे स्लाइड दिया हुआ है, यहाँ देख लीजिए आप स्लाइड। ABCD सभी का इस्तेमाल जो होता है वो ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, बैटरी और संधारित्र, इन सभी में हम लोग ऊर्जा स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन इनका इसमें से उदाहरण है कागज का जलना, नरम लोहे का चुंबकीय होना, जल में शक्कर का घुलना, जल से बर्फ के घोल का बनना, ये सभी जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। लेकिन कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन। देखिए दोनों में क्या फर्क होता है? भौतिक परिवर्तन वो होता है जो कि अगर परिवर्तित हो गया तो फिर उसको पहले वाले रूप में वापस ला सकते हैं, उसको हम लोग भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। जैसे देखिए जल में शक्कर का घुलना, तो उसके बाद से हम क्या करते हैं, जल को अगर बाहर निकाल देंगे किसी भी विधि तो शक्कर हमें प्राप्त हो जाएगी, है ना। उसके बाद जल में बर्फ के घोल का बनना, तो अगर बर्फ पिघल गया जल के अंदर तो फिर जल को हम लोग जमने के लिए रखेंगे तो फिर वो बर्फ में चेंज हो जाएगी। तो ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है, ठीक है ना। लेकिन कागज का जलना, अगर कागज एक बार जल गई तो फिर वो राख बन जाएगी, उसको दोबारा अगर हम चाहेंगे कागज में तब्दील करना तो वो नहीं होगा, तो इसको रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं, ठीक। रासायनिक परिवर्तन वो जो एक बार बदल गया तो वापस नहीं फिर से रिपीट हो सकता है। और भौतिक वो जो एक बार बदल गया तो दोबारा भी रिपीट उसको कर सकते हैं किसी दूसरे विधि से। नेक्स्ट देखते हैं, KNO3 रासायनिक सूत्र है। ये KNO3 किसका रासायनिक सूत्र है आपको बताना है। ये ऑप्शन डी होगा इसका, पोटेशियम नाइट्रेट। KNO3 को किस नाम से जानते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखिए इनमें जो गलत है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ देख ले, सैंडलवुड आंशिक मूल परजीवी, हाँ तो ये सही है। ड्रोसेरा परजीवी, नहीं ये गलत है। यहाँ पे ड्रोसेरा एक परजीवी नहीं होता है। ये ड्रोसेरा एक फ्लावर टाइप का प्लांट होता है जो कि कीटों को अपने तरफ खींचता है और उसका जो है वो जो भी कीट के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है उसको लेके कीट को छोड़ देता है। मतलब कि ये मांसाहारी टाइप का पेड़ होता है ड्रोसेरा, परजीवी नहीं होता है। नेपेंथेस मांसाहारी पौधा है, हाँ ठीक है। फंगस, ये सोपोसी होता है, नहीं सोपोसी तो प्लांट होते हैं, फंगस तो सोपोसी होते हैं। अगर यहाँ सवाल होता तो वो सोपोसी होती, लेकिन फंगस सोपोसी नहीं होता, तो ऑप्शन डी भी गलत है। तो अगर इसके हिसाब से हम देखें तो बी और डी दोनों ही इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु का प्रदूषण नहीं है? तो वायु के प्रदूषण इनमें से कौन नहीं है ये आपको बताना है। तो इसके पहले भी हम आप लोगों को शुरू में ही बता दिए थे प्रदूषण के बारे में, तो वहां से अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन और धुआं, इसमें आपको बताना है कि कौन उसका जो है वो वायु का प्रदूषण नहीं है। तो नाइट्रोजन वायु का प्रदूषण नहीं है, ठीक है। अगर नाइट्रोजन वायु का प्रदूषण होता तो हम लोग देखते हैं 78% के अराउंड जो है वायुमंडल में वो नाइट्रोजन पाया जाता है, तो फिर ये तो सबसे बड़ा रीजन हो जाता है वायु प्रदूषण का, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, सुनहरा चावल जिसे गोल्डन राइस बोला जाता है, इसके बारे में आपसे कुछ तथ्य दिए गए हैं, वो पूछा गया, इसके बारे में आपको जवाब देना है। चीन की पीली नदी के तट पर उगाई गई चावल की एक किस्म है नहीं। पहले हम देख लेते हैं सारे ऑप्शन पढ़ने से अच्छा, गोल्डन राइस और सुनहरा चावल। इसको सुनहरा चावल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस चावल के अंदर में बहुत सारे न्यूट्रिशन डाले गए हैं, तो इसलिए इसको गोल्डन बोला गया, सुनहरा चावल बोला गया। इसके लिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक ट्रांसजेनिक चावल है, मतलब ट्रांसजेनिक मतलब कि ऐसा चावल है जिसमें प्रयोगशाला में बनाया गया, इसमें अलग से न्यूट्रिशन वगैरह ऐड किए गए हैं, जिसमें कि कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध होते हैं, ठीक है। तो ट्रांसजेनिक चावल है गोल्डन राइस, जिसके अंदर कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध होता है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव रक्त में पीएच
धारण कितना होता है। तो मानव रक्त का जो पीएच की मान है वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। वैसे तो एग्जैक्ट अगर हम लोग देखते हैं तो पीएच रक्त में कितना होता है 7.4 होता है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि किससे किस रेट के बीच में अगर होता होगा तो मानव सहन कर पाएगी उस पीएच रेट को। तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी 7.5 से 8 के बीच में होगा तो मानव इसको सहन कर लेगा, है ना। 7.4 के आसपास में कौन सा, एक यही तो ऑप्शन भी मिल रहा है, तो यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायता करती है। तो सुनहरा चावल जो है वो जीरोप्थैल्मिया रोग के बचाव में सहायता करती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये किस और में, रतौंधी के बचाव में भी सहायता करेगी। नेक्स्ट देखते हैं, टाइफाइड जिसे हम लोग मियादी बुखार बोलते हैं वो फैलता है। तो टाइफाइड किस वजह से फैलता है, टाइफाइड किस वजह से फैलता है, पानी एवं खाद्य पदार्थ से फैलता है। देखिए जो पानी और खाद्य पदार्थों में जो अशुद्धियां होती हैं, प्रदूषण होता है, इसकी वजह से टाइफाइड फैलता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी है। मतलब वैसे मछली जो स्वच्छ जल में, मीठे पानी में, नदी वगैरह में पाई जाती है। तो देखिए रोहू का नाम हम लोग सुनते हैं अक्सर, कतला का नाम सुनते हैं अक्सर, तो ये तो दोनों होगा ही यहाँ। इसके अलावा देखिए इलेक्ट्रिक रे, नहीं ये नहीं होगा। कुत्ता मछली, नहीं ये नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए एंड बी करेक्ट आंसर, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो अभिक्रिया दर पर कौन प्रभाव नहीं डालता है, ये ऑप्शन ए होगा, एंथैल्पी में परिवर्तन। एंथैल्पी में अगर परिवर्तन होगा तो उससे अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखते हैं अभिक्रिया की सांद्रता, ठीक है, अभिक्रिया की भौतिक अवस्था, अभिक्रिया की तापमान और अभिक्रिया की सतह क्षेत्रफल और अभिक्रिया की उत्प्रेरक की उपस्थिति, इन सभी की वजह से अभिक्रिया की दर पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन एंथैल्पी में परिवर्तन की वजह से प्रभाव नहीं पड़ता। तो किन किन वजह से प्रभाव पड़ता है, अभिक्रिया के तापमान, अभिक्रिया के उत्प्रेरक, अभिक्रिया की सांद्रता, ठीक है, अभिक्रिया की भौतिक अवस्था, अभिक्रिया के सतह क्षेत्रफल, इन सभी की वजह से अभिक्रिया की दर पर प्रभाव पड़ता है, जबकि एंथैल्पी में परिवर्तन की वजह से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है, कार्बन नैनो ट्यूब निम्नलिखित में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है। तो कार्बन नैनो ट्यूब किसका सदस्य है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुलेरिन्स। कार्बन नैनो ट्यूब किसका सदस्य है, फुलेरिन्स का संरचनात्मक परिवार का सदस्य है। नेक्स्ट देखते हैं, कॉपर के किस मिश्र धातु में जिंक नहीं है। तो कॉपर का ऐसा मिश्र धातु आप बताइए जिसमें कि जिंक का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ऑप्शन सी होगा बेल धातु। बेल धातु में कॉपर और टीन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है पीतल किसके मिलने से बनता है, जर्मन सिल्वर का मिश्र धातु किसका किसका है, ये गन मेटल किसके किसके मिलने से बनता है। इन तीनों का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और सेशन समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग कितना इसमें से करेक्ट किए हैं, ये कितना यूजफुल था, इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट देखिए, फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है। तो फेफड़ों में जो सफ़ेद कैंसर होती है वो एस्बेस्टस की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, एस्बेस्टस की वजह से होती है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है। यहाँ अपचयन बोल रहा है, नाइट्रोजन का किस रासायनिक अभिक्रिया में नहीं होगा, तो ये होगा N2O का अगर अभिक्रिया करके NO2 बनेगा तो इसमें कोई भी अपचयन नहीं होगा नाइट्रोजन का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ऊर्जा का स्तूप पिरामिड होता है, ये हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा का जो स्तूप होता है या पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकेंड, हाँ तो ये हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा का जो स्तूप होता है वो हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, जीव विज्ञान के पिता कौन है। तो जीव विज्ञान के पिता किन्हें कहा जाता है, ये अरस्तु को बोला जाता है। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी किनको बोला जाता है, अरस्तु को बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कूट फल है, इनमें से कौन है जो कि फल का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आपको देखना है 90 का कौन सा आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन होगा पोम। पोम एक फल है। ठीक है, बाकी सब इसमें से ड्रप, सिप्सेला, पीपो ये सब फल का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि वायुमंडल दाब पारे के 76 सेंटीमीटर सामान्य दाब से कम हो तो पानी का तापमान क्या होगा। देखिए अगर इतना एक्सप्लेन नहीं भी करेगा और आपसे बोला है कि दाब अगर कम हो रहा है, यहाँ पे क्या है, दाब कम हो रहा है ना, दाब कम हो रहा, तो अगर दाब कम होगा तो क्या हो जाएगा, वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर ही बॉयल होने लगेगा ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए 100 डिग्री कम से बॉयल होने लगेगा। अगर सामान्य दाब होता है तो कोई भी चीज़ कितने पर बॉयल होती है, 100 डिग्री सेल्सियस पर।
अगर दाब ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर 100 से ऊपर हो जाएगा, तब जाके बॉयल होना शुरू होगा। दाब को अगर हम कम कर देंगे तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 100 से कम पर ही वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो इसका कहने का तात्पर्य यही है, बस नंबर आपको कन्फ्यूज करने के लिए इसमें दिया हुआ, और कुछ नहीं। नेक्स्ट है, सूर्य व तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो सूर्य और तारे के अंदर जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो कौन सा होता है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। ठीक है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है जो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया है, इसका कुछ एग्जाम्पल आपको देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पेयजल में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। देखिए, कुछ समय पहले आप लोगों को स्लाइड में बताए थे अलग अलग पदार्थों की वजह से डिजीज होती है, तो यहाँ पे ब्लू बेबी सिंड्रोम पूछ रहा है, ये किसकी वजह से होती है, ये नाइट्रेट्स की वजह से होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी 1948 में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, HCl स्त्रावित करता है। तो HCl कौन स्त्रावित करेगा, अमाशय। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, अमाशय HCl स्त्रावित करता है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी किसने तैयार की थी। तो आवर्त सारणी किसके द्वारा तैयार की गई थी, मेंडलीव के द्वारा। जो पुरानी आवर्त सारणी है या फिर प्रथम आवर्त सारणी है वो मेंडलीव के द्वारा तैयार की गई थी। उसके बाद एक और आवर्त सारणी दी गई जिसे कि आधुनिक आवर्त सारणी हम लोग बोलते हैं, उसको मोस्ले के द्वारा तैयार की गई थी। नेक्स्ट है, बेरी बेरी खुराक में किसकी कमी की वजह से होती है। तो खान पान में क्या चीज़ ऐसा कम हो जाता है जिसकी वजह से बेरी बेरी होती है। तो विटामिन B1 जिसे हम लोग कहते हैं वो, तो यहाँ पे विटामिन बी दी हुई है, तो यही इसकी आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यहाँ पे विटामिन के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं, किस विटामिन को किस नाम से जानते हैं और उसकी वजह से कौन सी डिजीज होती है। तो देख लेते हैं, विटामिन ए को क्या बोलते हैं, रेटिनॉल बोला जाता है ना। विटामिन ए को क्या बोला जाता है, विटामिन ए को रेटिनॉल बोला जाता है। इससे रतौंधी और जीरोप्थैल्मिया होती है। देखिए क्वेश्चन भी पूछा हुआ है जीरोप्थैल्मिया के बारे में। तो विटामिन ए रेटिनॉल और इससे बीमारी होगी रतौंधी या जीरोप्थैल्मिया। विटामिन B1 थायमिन बोलते हैं इसको, इससे बेरी बेरी होती है। विटामिन B2 राइबोफ्लोबिन, इससे क्या होता है, त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, जीभ का फटना। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन B3, इसको बोलते हैं निकोटिनामाइड या नियोसिन। निकोटिनामाइड या नियोसिन बोलते हैं विटामिन B3 को। इससे कौन सी बीमारी होती है, पेलाग्रा या 4D सिंड्रोम भी बोला जाता है, ये होती है। विटामिन B5 इसको क्या बोलते हैं, पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B5 को पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। इससे होता है बाल सफ़ेद होना, मंद बुद्धि का होना, ये विटामिन B5 से होता है। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन बोलते हैं इसको, इससे एनीमिया और त्वचा रोग होती है। विटामिन B7 बायोटीन बोला जाता है और इसकी वजह से लकवा, शरीर में दर्द, इस तरह की बीमारी होती है। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन B11, इसको फॉलिक एसिड बोला जाता है। विटामिन B11 को क्या बोला जाता है, फॉलिक एसिड बोला जाता है। और इसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है, तो एनीमिया, पेचिस, इस तरह की बीमारी होती है विटामिन B11 फॉलिक एसिड की वजह से। विटामिन B12 साइनोकाबालामिन इसको बोला जाता है। इस विटामिन B12 में कोबाल्ट भी होता है। ठीक है, तो अगर पूछे कौन से विटामिन के अंदर कोबाल्ट होता है तो वह विटामिन B12 या फिर साइनोकाबालामिन। इसकी कमी की वजह से एनीमिया और पांडु रोग होती है। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन C, इसकी वजह से स्कर्बिक एसिड इसको बोलते हैं। विटामिन C को स्कर्बिक एसिड बोलते हैं, इसकी वजह से स्कर्बी होता है और मसूड़ों का फूलना होता है। विटामिन D की बात करते हैं, विटामिन D को तो ऐसे कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। इसमें विटामिन D2 की अगर बात करते हैं तो इसको बोलते हैं एग्रोकैल्सीफेरॉल, और विटामिन B3 को बोलते हैं कोलेकैल्सीफेरॉल। तो विटामिन D हो गया कैल्सीफेरॉल, विटामिन D2 एग्रोकैल्सीफेरॉल, विटामिन D3 कोलेकैल्सीफेरॉल। ये विटामिन D2 और D3 BPSC के प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए यहाँ पे नोट किया हुआ, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और इन विटामिन D की कमी से क्या होता है, रिकेटस होता है बच्चों में, और ऑस्टियो मलेशिया होती है वयस्क में। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन E, इसको बोलते हैं टोकोफेरॉल, और इसकी कमी में जनन शक्ति कम हो जाती है। विटामिन K फिलोक्विनोन इसको बोला जाता है, और इससे रक्त में थक्का बनना कम हो जाता है। तो ये विटामिन है, इसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग, ताकि एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आया तो आप लोग छोड़ के उसके नहीं है या फिर रॉन्ग उसको नहीं करें। नेक्स्ट है पेस मेकर संबंधित है। पेस मेकर किससे संबंधित है, हृदय से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट है किस यौगिक का अनुसंहित 40 है, मतलब कि अणु जो होता है वो अणुओं की संख्या 40 होती है। किस यौगिक, यहाँ पे देखिए यौगिक दिया हुआ है, इनमें किसकी संख्या 40 होगी, तो NaOH की संख्या 40 होगी। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा कितने अणु 1 मोल के बराबर होते हैं। तो कितने अणु 1 मोल के बराबर होंगे, 6.023 × 10⁻23 6.023
मल्टीप्लाई 10⁻23 जो होता है वो 1 अणु के बराबर होता है। इसको मोल संख्या बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे ना प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। अब इसका फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaSO4 होल टू हाफ H2। इसके अलावा इसको ये भी बोल सकते थे CaSO4 होल टू, ये होल टू अगर इसको हटा देते तो क्या हो जाता है यहाँ पे, उसके हिसाब से आप लोग हम एक बताए थे, तो उसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। 58 में 58.58। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत अपघटनी प्रक्रिया में कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होता है? तो विद्युत अपघटनी प्रक्रिया होगी तो इसमें से कौन सा तत्व जो है उसमें प्राप्त नहीं होगा? तो वो हो जाएगा डी, लोहा प्राप्त नहीं होगा। नेक्स्ट है, खाने का सोडा है, तो खाने का जो सोडा होता है वो क्या होता है, ये आपको बताना है। खाने का सोडा होता है डी, सोडियम बाइकार्बोनेट। फॉर्मूला होता है NaHCO3, पिछले स्लाइड में बताया हुआ, ये आपसे बनना चाहिए। नेक्स्ट है, वेल्डिंग के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग होता है? जो हम लोग वेल्डिंग करते हैं उसमें कौन से मिश्र धातु का इस्तेमाल करते हैं? तो इसका ऑप्शन ए होगा, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है वेल्डिंग के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर थर्मिट वेल्डिंग, तो थर्मिट वेल्डिंग में इस वेल्डिंग को जिसमें आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, इसको थर्मिट वेल्डिंग बोला जाता है। अगर पूछा जाए कि गैस वेल्डिंग में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो ऑक्सीजन का और एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल करते हैं गैस वेल्डिंग में। नेक्स्ट है, सोडियम क्लोराइड उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? तो सोडियम क्लोराइड में उपस्थित अशुद्धता, तो किस तरह की अशुद्धता होती है सोडियम क्लोराइड में जो कि नमी को सोखती है? ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। क्या ऑप्शन हो जाएगा? कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। इसमें से कौन इसका आंसर हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन क्वेश्चन के हिसाब से ए और बी दोनों हो जाएंगे। मतलब कि सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड अशुद्धता नमी सोखती है, इनकी अशुद्धता उसमें नमी सोखती है। नेक्स्ट देखते हैं, फॉस्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है? तो ग्रेनाइट फॉस्फोरस का अयस्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु के नाभिक में होता है, ब्लैंक्स होता है, क्या होता है परमाणु के नाभिक में? तो नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर होता है। बाकी अगर परमाणु के बारे में बात करते हैं, परमाणु के अंदर जो प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों का जो मान होता है वो समान होता है। ठीक है, ये याद रखिए। तो नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है और हमेशा प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु के अंदर में बराबर होती है। नेक्स्ट देखते हैं, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। और ये रेटिना पे किस तरह का प्रतिबिंब बनता है? तो उल्टा, छोटा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है, वर्ण अंधता का दूसरा नाम क्या है? तो वर्ण अंधता को हम लोग किस नाम से और जानते हैं? तो डाल्टन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, विभवांतर मापा जाता है, विभवांतर किस जिसको मापता है, तो किस चीज़ से मापा जाता है ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वोल्ट मीटर के द्वारा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर को मापा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? देखिए थोड़ी देर पहले बताए थे, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? विद्युत मोटर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बांध के जल कौन सी ऊर्जा को संग्रहित करता है? तो जो बांध का जल है वो किस ऊर्जा को संग्रहित करेगा? वो स्थितिज ऊर्जा को संग्रहित करता है। नेक्स्ट है, कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है? तो जड़त्व को किस में मापा जाता है? तो द्रव्यमान में मापा जाता है। नेक्स्ट है, गतिज ऊर्जा का समीकरण क्या होता है? तो गतिज ऊर्जा का समीकरण होता है E=12mv²। इसका ई ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, और अगर स्थितिज ऊर्जा का समीकरण पूछे तो क्या होता है? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा स्थितिज ऊर्जा का समीकरण क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं, वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? तो किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट है, रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो शरीर के अंगों को ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? आरबीसी पहुंचाता है। नेक्स्ट देखते हैं, रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों में से
से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है। किससे पता लगाया जाता है? रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है। ये हो जाएगा इसका आंसर संयोजकता से। किससे पता चलती है? संयोजकता से पता चलती है। नेक्स्ट है, कौन सा अंग पचित भोजन में विषालु पदार्थ का अवशोषण करता है? ये विषाणु होना चाहिए, यहाँ भी विषाणु होगा। कौन सा अंग पचित भोजन में विषाणु पदार्थों का अवशोषण करता है? तो ये क्या हो जाएगा? लीवर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मूल द्वारा वनस्पतिक प्रवर्धन इनमें इसमें होता है, मतलब कि किसमें होता है? मूल द्वारा वनस्पतिक प्रवर्धन जो होता है वो किसमें होता है? ये हो जाएगा स्वीट पोटैटो में। ये मूल मतलब होता है जड़, तो जड़ का यहाँ पे पूछ रहा है, जड़ का जो रूपांतरण होता है वो इसमें किसका उदाहरण है? जड़ का रूपांतरण। तो स्वीट पोटैटो जो होता है वो जड़ का रूपांतरण होता है। पोटैटो जो होता है वो स्टीम का रूपांतरण होता है, मतलब कि तने का रूपांतरण होता है। नेक्स्ट, जब कोई वस्तु पानी में डूब जाती है तो उसके भार में कमी ब्लाइंस के बराबर होती है। देखिए, कोई वस्तु पानी में तैर रही है, डूबी हुई है, कुछ फिर तैर रही है, तो ये नियम किसके द्वारा दिया गया है? पानी में डूबी हुई वस्तु तैर रही है, इसके बारे में नियम आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था, है ना? ये नियम आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था। अब इसके हिसाब से सी सही होगा, इसके द्वारा हटाए द्रव्य की मात्रा। तो कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी किसकी वजह से होती है? जो वस्तु के द्वारा द्रव्य हटाया जाता है उसके वजह से उसके भार में कमी आती है। जितनी वो द्रव्य हटाएगा उतने ज़्यादा उसके भार में कमी आएगी। नेक्स्ट है, रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सीजन को एकत्रित करता है। नेक्स्ट है, कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करती है? ठीक है, तो इनमें कौन सा उद्भिद है जो कि दूसरे वृक्षों की टहनियों पर उगती है? तो ये हो जाएगा ए आर्किड। क्या हो जाएगा? ऑर्किड दूसरे जो वृक्ष होते हैं उनके टहनियों पर, मतलब कि उनके डालियों पर निकलता है ऑर्किड। नेक्स्ट होगा, जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है? न्यूक्लियस नियंत्रित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या होती है। द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है पुष्प के अंदर में? ये होती है त्रिगुणित होती है। त्रि मतलब 3 होता है, तो त्रिगुणित होती है, ट्रिपल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकांग कभी भी नहीं पाई जाती है? तो इनमें से कौन है जो प्राणी कोशिका में कभी भी नहीं पाया जाता है? तो ये क्या हो जाएगा? सेल भित्ति, जिसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, तो सेल वॉल हमेशा प्लांट में होता है, इसके अलावा कवक में होता है और बैक्टीरिया में होता है सेल वॉल। मनुष्य में या फिर जानवर के अंदर, मतलब कि एनिमल के अंदर ये सेल वॉल नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, मानव की कायी कोशिका में गुणसूत्र होता है, मतलब कि गुणसूत्रों की संख्या मनुष्य में पूछी जा रही है। अगर यहाँ जोड़े में होती तो वो 23 जोड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे जोड़ा जिक्र नहीं किया है, मतलब कि ये संख्या में पूछ रहे हैं, तो कितनी हो जाएगी? 46। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस जीव में कसाव या फ्लैगलम पाया जाता है? तो कसाव या फ्लैगलम किस जीव में पाया जाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, अमीबा में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं कहलाते हैं। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण जिस जल में होते हैं उनको हम लोग कौन सा जल कहते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कठोर जल। कौन सा जल बोलते हैं? कठोर जल बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित पौधों में से कौन सा कीटभक्षी है? तो नेपेंथेस, ये क्या है? कीटभक्षी पौधा है। देखिए, आप लोग क्या कीजिएगा कि एक बार गूगल पे जाके सर्च करके देख लीजिएगा कीटभक्षी पदार्थों ये जो पौधे होते हैं उनका एक बार लिस्ट निकाल के 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत जगह इस तरह के क्वेश्चन देखे गए हैं बिहार एसआई में कि पारिस्थितिकी से जुड़ा हुआ जब वो क्वेश्चन पूछता है तो कीटभक्षी पदार्थ के पौधों के बारे में भी 2-3 बार पूछ लिया गया है। तो हमेशा अलग-अलग पौधों का नाम देता है, और उतने पौधों का नाम अगर गूगल करेंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। किताब में ढूँढिएगा तो इतने पौधे के नाम नहीं दिए हुए रहते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ऑप्शन ए होगा नेलुम्बो न्यूसीफेरा। नेलुम्बो न्यूसीफेरा भारतीय कमल का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं, टाइफाइड किसके कारण होता है? तो टाइफाइड का जो कारण है जिसकी वजह से होता है, तो ये दूषित पानी की वजह से होता है। दूषित पानी की वजह से, दूषित भोजन की वजह से टाइफाइड होती है। माइक्रोबियस हमले के लिए प्रतिरोधी रहे जीनोबायोटिक्स को कहा जाता है। माइक्रोबियल जब हमला होता है तो उस समय जो प्रतिरोधी होता है जीनोबायोटिक्स, उसको क्या कहा जाता है? ये आप लोगों को बताना है। तो ये हो जाएगा
क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, रिकैल्सिट्रेंट। माइक्रोबियल हमले के प्रतिरोधी जीनोबायोटिक्स को रिकैल्सिट्रेंट कहा जाता है। जीन जो माइक्रोबियल हमले के लिए जो प्रतिरोधी है जीनोबायोटिक्स, इसका दूसरा नाम क्या है? रिकैल्सिट्रेंट। नेक्स्ट देखते हैं, जे जे थॉम्सन को किसकी खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो जे जे थॉम्सन किसकी खोज करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन की खोज करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज करने वाले व्यक्ति कौन है। नेक्स्ट, रेशम किसके उत्पादन होता है? तो किससे रेशम का उत्पादन किया जाता है? कीट से रेशम का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं? तो रक्त ग्रुप जो ओ है इसके व्यक्ति यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। अच्छा, सर्वग्राही किनको बोला जाता है? रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है, यूज़फुल है, तो इस क्वेश्चन को लास्ट तक देखिए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि और किस-किस तरह के वीडियो आप लोगों के लिए हम प्रोवाइड करवाएँ। क्या इस पीडी के लास्ट 6 मंथ का क्वेश्चन के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोवाइड करवाएँ बिहार एसआई के लिए, या फिर टोटल ही उसका क्वेश्चन अवेलेबल करवा दें, या फिर 6-6 मंथ करके 2 फेजेज़ में उसका सिर्फ इम्पोर्टेंट वाले क्वेश्चन का अवेलेबल करवा दें? ये कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर अपना सुझाव दीजिए ताकि हम उसके लिए वीडियो बना सकें। ठीक है? चलिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं। नेक्स्ट देते हैं। को कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। अब देखिए, थोड़ी देर पहले हम लोग विटामिन का नाम देख रहे थे ना, तो आप लोग देखे थे, तो उसके हिसाब से आप लोग बताइए कोलेकैल्सिफेरॉल किसका नाम है? ये नाम है विटामिन डी का। ठीक है ना? विटामिन D3 का हम लोग देखे थे ना, और विटामिन D2 का नाम देखे थे, तो उसके हिसाब से कैल्सिफेरॉल तो आप लोग जानते हैं विटामिन डी का नाम है, तो कोले लगा दिया है तो विटामिन का डी का ही कोई उसका अलग अलग भाग होगा, तो ये किसका हो जाएगा? विटामिन डी का नाम होता है कोलेकैल्सिफेरॉल। अब पूछ रहा है कि एड्स का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म पूछा गया है एड्स का। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। और ये जो एड्स होता है ये वायरस, HIV वायरस से होने वाली बीमारी है। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो अभी देखिए, हम जो आप लोग एसिड वाला पढ़ा रहे थे, उसमें बोले थे खट्टा दूध में क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है, तो लैक्टिक एसिड हो जाएगी आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, संतरे में किसके प्रबल स्रोत होते हैं? तो संतरा किसका स्रोत होता है? जो भी खट्टा चीज़ होता है वो किसका स्रोत होता है? वो हमेशा विटामिन सी का स्रोत होता है। तो यहाँ पे विटामिन दिया हुआ, अगर एग्जैक्ट विटामिन देता तो विटामिन सी का स्रोत होता है संतरा, या फिर कोई भी खट्टा चीज़, मैक्सिमम टाइम विटामिन सी का ही स्रोत होता है। इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? तो मच्छर से इनमें से कौन सा नहीं होता? घेंघा। ये किसकी कमी से होती है? आयोडीन की कमी से घेंघा होती है। बाकी जो मलेरिया, डेंगू बुखार, फाइलेरियासिस, ये सभी जो होते हैं वो मच्छर की वजह से होने वाली डिजीज होती है। पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है? तो पालक के पत्ते में क्या पाया जाता है मैक्सिमम मात्रा में? तो आयरन पाई जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दंत क्षय का कारण क्या होता है? तो दंत क्षय का कारण होता है प्रदूषित जल, विषाणु संक्रमण, बैक्टीरिया जनित संक्रमण या वंशानुगतकरण। तो इसका होता है प्रदूषित जल होता है, बैक्टीरिया प्रदूषित जल के कारण दंत क्षय होती है। नेक्स्ट है, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो एंटीटॉक्सिन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? टेटनस। टेटनस अगर हो जाती है तो एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट दिया गया है, अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध क्या थे? अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे? तो ये एक भौतिक शास्त्री थे। ठीक है, नेक्स्ट है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीफोन में बेल बजती है ना, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट है, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या हो जाता है? ये बताना है। अगर माध्यम का ताप बढ़ेगा तो प्रकाश का वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रकाश का वेग जो होगी वो घट जाएगी। क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ताप बढ़ेगा तो प्रकाश का वेग घट जाएगा। नेक्स्ट है, मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। देखिए, इसका स्लाइड ऑलरेडी आप लोगों को हम बता चुके हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड सबसे बड़ी मात्रा में होती है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस में अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? तो अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत, अगर इसके अपरंपरागत ऊर्जा के कुछ अगर स्रोतों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा? आपका सौर्य हो जाएगा। सौर्य जो ऊर्जा होता है वो, फिर जो जल से जो ऊर्जा बनाया जाता है, जैसे कि समुद्र के जल का इस्तेमाल करके वो, पवन ऊर्जा, ये सभी जो होते हैं आपके अपरंपरागत स्रोत के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे सौर का इस्तेमाल हो रहा है सौर लालटेन में, तो ये हो जाएगा आपका अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत। नेक्स्ट है,
निम्न यंत्र से विद्युत धारा का माप किया जाता है। तो विद्युत धारा का माप किससे किया जाता है, यह आपको बताना है। अमीटर से विद्युत धारा की माप की जाती है। अच्छा, वोल्टमीटर से किसकी माप की जाती है, वोल्टेज की माप की जाती है। नेक्स्ट है डायनेमो। अब देखिए अगेन पूछ रहा है कि डायनेमो किस एनर्जी को किस में परिवर्तित करता है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और यहाँ पे हो जाए चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, किसमें परिवर्तित करती है, आंसर आप लोग दीजिए। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट देखते हैं गैल्वनीकृत गैल्वनाइज्ड लौह चादरों पर किसकी परत चढ़ती है। तो गैल्वनीकृत करते हैं हम लोहा को, क्यों गैल्वनीकृत करते हैं, लोहे पे जंग से बचाने के लिए उसको उसके ऊपर जस्ते की एक लेप लगा दी जाती है ताकि उसका जो है जंग लगना रुक जाए या फिर कम हो जाए। तो किसकी परत चढ़ाते हैं, गैल्वेनाइजेशन में जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट है पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है, तो ये हीरा हो जाएगा, बी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है। तो वाशिंग सोडा किसका नाम है, सोडियम कार्बोनेट का नाम है वाशिंग सोडा, जिसे हम लोग धोवन सोडा बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल है। तो रॉकेट प्रणोदन में कौन सा नियम, देखिए रॉकेट जब हम लोग उड़ाते हैं तो होता है ना, पीछे की तरफ धुआं निकलती है, आगे रॉकेट जाता है, तो ये न्यूटन के गति के तीसरे नियम को फॉलो करती है। जितनी वो उसका बल, जितनी फोर्स से उसकी पीछे में जो इसकी ईंधन निकलती है, उसी उतना ही फोर्स के साथ रॉकेट आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है नीचे दिए गए अभिक्रिया को पूरा कीजिए। देखिए इन अभिक्रियाओं को अगर पूरा कीजिएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3H2O, डी इसका सही हो जाएगा। बैलेंस कीजिएगा, इसको देखिएगा। नेक्स्ट है पुंगानूर एक नस्ल है। पुंगानूर किसकी नस्ल है, तो ये गाय की नस्ल है। ठीक है, नेक्स्ट है किस तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है, किसी तत्व के समस्थानिक से क्या तात्पर्य है। अब देखिए समस्थानिक में क्या होता है, परमाणु संख्या समान होती है और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है ना। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं। उस तत्व की परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। ठीक है, करेक्ट है। उस तत्व की परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान है, नहीं ये द्रव्यमान संख्या ये गलत हो जाएगा। उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग है, हाँ परमाणु संख्या अलग अलग, नहीं परमाणु संख्या तो समान होती है, तो ये गलत हो जाएगा। उस तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, तो देखिए इसका ऑप्शन जो है वो डी भी सही है। तो क्या तो ऑप्शन में गलती किया हुआ होगा या फिर क्वेश्चन के हिसाब से गलत दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ए और डी दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए समस्थानिक और संभारिक की एक स्लाइड है जो आप लोगों को बता देते हैं, आप लोग देख लीजिए। समस्थानिक जिसको आइसोटोप्स कहा जाता है, इसकी परमाणु संख्या जो होती है वो समान होती है और इसकी परमाणु द्रव्यमान जो होती है, द्रव्यमान संख्या वो भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन का H1 H2 H3 जो हाइड्रोजन के अलग अलग रूप है वो सबसे अधिक समस्थानिक किसके होते हैं, तो पोलेनियम का सबसे अधिक समस्थानिक होता है। समभारिक जिसको आइसोबार बोला जाता है, इसके अंदर क्या होता है, उल्टा होता है। परमाणु जो द्रव्यमान है वो समान होते हैं लेकिन परमाणु जो संख्या है उसकी वो जो है भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, सम न्यूट्रॉनिक किसको बोलेंगे, जिनके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी उनको सम न्यूट्रॉनिक बोल देंगे। और सम इलेक्ट्रॉनिक किनको बोलेंगे, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक की समान होगी उनको सम इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे वापस आते हैं, देखते हैं पशुओं की रेड सिंधी नस्ल किससे संबंधित है। किस घरेलू पशु की ये नस्ल है, रेड सिंधी, तो ये किसकी नस्ल है, गाय की नस्ल है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधनों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं। तो ग्रेफाइट में जो कार्बन के परमाणु होते हैं वो आपस में किस बंधन से जुड़े होते हैं, ये बताना है आप लोगों को। तो इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, सहसंयोजी बंधन। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। निमारी एक नस्ल है, किसकी नस्ल है, तो गाय की नस्ल है निमारी। नेक्स्ट देखते हैं एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 की पावर 12 किलोमीटर। अगर ये किलोमीटर का जगह पर मीटर होता तो 10 की पावर 15 मीटर हो जाता। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। एक प्रकाश वर्ष 10 की पावर 9.46 गुने 10 की पावर 12 किलोमीटर या फिर 9.46 10 की पावर 15 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसके द्वारा किया गया था, ये फैराडे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं तारों का टिमटिमाना
तारों का टिमटिमाना रोशनी के वायुमंडल से ब्लैंक्स के कारण होता है। तो तारों का टिमटिमाना किसकी वजह से होता है, वो आप लोगों को स्लाइड में बताए हुए भी थे, ये किसकी वजह से होता है, अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो फ़ोन ऊष्मा की इकाई नहीं। ये लगता है 2-3 क्वेश्चन है जो दोबारा से रिपीट हो गया। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग इस स्लाइड को देखें और 1-2 बार से ज़्यादा बार देखने की कोशिश करें, ताकि एग्ज़ाम के पहले आप लोगों को सारी चीज़ें जो पीवाईक्यू के हैं वो याद हो जाए। मुझे लगता है कि पीवाईक्यू से हमेशा 3-4, 7 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तो रिपीट होते ही होते हैं हर सब्जेक्ट के अलग-अलग। तो आप लोग देखेंगे तो ज़रूर आप लोगों के लिए ये यूज़फुल हो जाएगा। ठीक है? अगर सेशन अच्छा लगता है तो इसके बारे में मुझे कमेंट कीजिए, बताइए कि हाँ, आगे मुझे और भी कौन-कौन चीज़ के वीडियो जानने चाहिए, और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात कहनी थी कि 2-3 दिन के अंदर में हम स्पीडी के जो करंट अफेयर है, जो बिहार दरोगा 1 साल के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसमें पहले तो हम 6-6 महीना करके वीडियो डालेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। सारे पॉइंट का नहीं डालेंगे, जो उनमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा पहले उनका डालेंगे, फिर सारे इस वीडियो को एक साथ करके डालेंगे। ठीक है? तो उस वीडियो को भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, मेरे ख्याल से वो काफ़ी यूज़फुल होगा आप लोगों के लिए। सो थैंक यू एवरीवन टू वॉचिंग दिस वीडियो।